राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का हुआ भव्य स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य रहे मौजूद। पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी। मुख्यमंत्री ने राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। संगठित अपराधों पर रोक लगाने के निर्देश, समन्वय के साथ काम करने की नसीहत। थाना और ओपी प्रभारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत। डीजीपी ने स्मार्ट पुलिसिंग के लिए दिया बेहतर व्यवहार का मंत्र। और गिरिडीह के बनियाडी साइडिंग में कोयला लूटने की कोशिश, सुरक्षा गार्ड और चोरों के बीच संघर्ष में एक की मौत। कुछ गार्ड हुए जख्मी, अस्पताल में इलाजरत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। वियतनाम के राष्ट्रपति भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति भवन में उनका आज औपचारिक स्वागत हुआ तथा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। वियतनाम और भारत के रिश्तों और साझेदारी को लेकर प्रधानमंत्री और वियतनाम के राष्ट्रपति चर्चा भी करेंगे। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल समेत 5 प्रदेशों में नई सरकार के गठन के लिए राजनीतिक हलचल तेज है। पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चयन के लिए भाजपा द्वारा पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सह पर्यवेक्षक मोहन चरण मांझी आज शाम कोलकाता पहुंचेंगे। 9 मई को नई सरकार शपथ ले सकती है। 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों ने ये साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में जनाधार ही सर्वोपरि होता है। बात पश्चिम बंगाल की करें तो भाजपा की एक तरफा जीत ने टीएमसी के दशकों के किले को ढहाकर राज्य में डबल इंजन सरकार को मजबूती देकर विकास की पटरी पर लौटाने का काम किया है। अब सभी की निगाहें बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पर है, जिसके लिए 9 मई की तारीख की घोषणा की गई है। सरकार गठन को लेकर तेज हलचल के बीच भाजपा संसदीय बोर्ड ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल बीजेपी का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री सीएम मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। भाजपा का खेमा जीत के जश्न में डूबा है। पार्टी नेता इसे पीएम मोदी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के समर्थन का परिणाम बताते हैं। ये देश का जीत है, लोकतंत्र मजबूत हो गया है, क्योंकि मोदी जी ने बहुत क्लियर संदेश दे चुका है कि ये पॉलिटिकल वायलेंस बंद होना चाहिए पश्चिम बंगाल में। इतना बड़ा जीत पश्चिम बंगाल में पूरा नरेंद्र मोदी जी का जीत है, जनता का जीत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के साथ ही तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और उनके कई मंत्रियों का चुनाव हारना साफ दिखाता है कि बंगाल के लोगों ने टीएमसी सरकार को सिरे से नकार दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने भाजपा की भारी जीत को अनैतिक करार दिया और जिद पर अड़ते हुए इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया। যদি কেউ মনে করেন যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. वहीं भाजपा
ममता बनर्जी के बयानों को तर्कहीन बता रही है। ऐसा चीज कभी नहीं सुना न देखा कि किसी ने चुनाव में हार करके कहता है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। पार्टी प्रवक्ता बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं। वहीं चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के आरोपों को बेबुनियाद और झूठा करार दिया है। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि सभी नियमों का पालन करते हुए मतगणना निष्पक्ष तरीके से संपन्न की गई और सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड है। डीईओ कोलकाता साउथ की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि मतगणना की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी उचित प्रक्रियाओं, नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न की गई। सीसीटीवी कभी भी बंद नहीं किया गया था और एआईटीसी उम्मीदवार तथा माननीय मुख्यमंत्री के साथ कथित तौर पर धक्का मुक्की की कोई भी घटना पूरी तरह से बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए पहले चरण में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान हुआ था, जबकि दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोट डाले गए थे। दोनों चरणों में राज्य में जमकर वोटिंग हुई थी, जो कि देश में किसी भी राज्य में मतदान का नया रिकॉर्ड रहा। हालांकि चुनाव परिणामों में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार की भारी हार प्रबल सत्ता विरोधी लहर और अलोकप्रियता को दर्शाती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत 35 मंत्रियों में से 22 को पराजय का सामना करना पड़ा। ऐसे में जनाधार को अस्वीकार करती निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आगे की राह और जटिल नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विधि व्यवस्था को लेकर सख्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस संबंध में कई निर्देश दिए। संपन्न हुए उसके बाद निर्वाचन आयोग की चर्चा भी अब खूब हो रही है और अब आगे भी ज्ञानेश कुमार अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे कदम बढ़ा रहे हैं और कई सारे महत्वपूर्ण और बड़े फैसले ले रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ताजा एक्शन में पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़काने वालों और साथ ही तोड़फोड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के डीजी सहित सभी डीएम्स, एसपीज और पुलिस अधिकारियों को निरंतर गश्त पर रहने के आदेश दिए हैं। पश्चिम बंगाल के अलावा असम, केरलम, पुडुचेरी और तमिलनाडु में नई सरकार की ताजपोशी और सरकार गठन की कवायद तेज है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव में एनडीए को दोबारा बहुमत मिलने के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। केंद्रीय पर्यवेक्षक डॉक्टर मनसुख मांडविया और केंद्रीय सह पर्यवेक्षक निर्मल कुमार सुराना की मौजूदगी में भाजपा कार्यालय में मीटिंग हुई, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान गृह और खेल मंत्री ए नमसिवियन को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। पुडुचेरी में एनडीए सहयोगी दल एआईएनआरसी ने 12 सीट और भाजपा ने 4, अन्ना द्रमुक और एलजेके ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 6 सीटें जीती हैं, जिसमें कांग्रेस ने 1 और द्रमुक 5 सीटों पर विजयी हुई है। तमिलनाडु में भारी जीत हासिल करने वाली टीवीके के नेतृत्व वाली गठबंधन ने 2 सीट जीती हैं। एनवाईएमके ने 1 सीट और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनाव में जीत हासिल की है। थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट से एआईएनआरसी उम्मीदवार एवं मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी विजयी हुए हैं। वहीं असम विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद भाजपा ने सरकार गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में भाजपा ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है। गुवाहाटी में भाजपा राज्य मुख्यालय में घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार विमर्श भी हुआ। पार्टी ने असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। भाजपा ने जीत के लिए असम वासियों को धन्यवाद किया है, तो वहीं करारी हार के बाद कांग्रेस आत्ममंथन की बात कर रही है। मैं असम वासियों को धन्यवाद देता हूं। आपने प्रधानमंत्री जी का ऊपर जो कॉन्फिडेंस दिखाया, हम लोग बहुत ही ग्रेटफुल है और असम में विकास का गंगा बहते रहे, इसलिए भारत सरकार और असम सरकार डबल इंजन सरकार काम करेगा। कुछ दिन बाद हम अपने सारे कैंडिडेट्स और विनिंग कैंडिडेट्स को गुवाहाटी में बुलाएंगे
उनके साथ हमारी बैठक होगी। असम में भाजपा को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिला है। 126 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 82 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस को 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट को 10-10 सीटें मिली हैं। अन्य दलों में AIUDF और राइजोर दल ने 2-2 सीटें जीती, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट मिली है। केरलम में भी UDF को मिली बहुमत के बाद राजधानी तिरुवनंतपुरम में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी किसी भी वक्त पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर सकती है, जो मुख्यमंत्री के चयन को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित कराएंगे और UDF की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री पद पर फैसला होगा। केरलम विधानसभा की 140 सीट में से UDF ने 102 सीट जीती हैं, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नीत LDF को महज 35 सीट पर संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में भाजपा ने पहले से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 3 सीटें जीती। वोट शेयर के मामले में सुधार किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन का वोट शेयर घटकर 12.51 रह गया था, जो चुनाव आयोग के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार 30 लाख से कुछ ज्यादा वोटों के बराबर है। केरलम विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बीजेपी विधायक वीर मुरलीधरन ने कहा कि ये CPI-M के अहंकार का जवाब है। फिलहाल पिनराई विजयन ने चुनावी हार को स्वीकार करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देखना है कि UDF का अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो इनपुट के साथ अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, TD न्यूज। केंद्रीय कैबिनेट की कल हुई बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने रेलवे, कृषि, सेमीकंडक्टर और न्याय व्यवस्था जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। देश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे को नई गति देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 10 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई, जिनकी कुल लागत करीब 1,52,702 करोड़ रुपए है। बैठक में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया। कैबिनेट ने 5,659 करोड़ रुपए के बजट के साथ कपास क्रांति यानी मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य 2030-31 तक कपास उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना और वैश्विक टेक्सटाइल बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना है। इससे 32 लाख किसानों को फायदा होगा। इसमें किसानों के लिए कॉटन प्रोडक्टिविटी का, कपास क्रांति का फैसला है। फिर शुगर केन का जो नया सीजन है उसमें करीब शुगर केन के किसानों को 1 लाख करोड़ के आसपास का टोटल बेनिफिट मिलेगा। जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बनाई गई है, उसका आज फैसला लिया गया 18,000 करोड़ रुपए का। शिप रिपेयर फैसिलिटी वाडीनार में 1570 करोड़ रुपए का। 2 सेमीकंडक्टर के नए प्रोजेक्ट्स क्रिस्टल और सुची, ये दोनों आज अप्रूव हुए। और रेलवे के 3 प्रोजेक्ट्स हैं, 3rd और 4th लाइन के। और जुडिशरी को स्ट्रेंथन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला लिया गया है, जो आज के बड़े फैसले। गन्ना किसानों को राहत देते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्यों में बेहतर विधि व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कल अधिकारियों के साथ नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक की और विधि व्यवस्था को लेकर कई निर्देश दिए। श्री सोरेन ने संगठित अपराध पर सख्ती से रोक लगाने, नशीले पदार्थों की सप्लाई को तोड़ने और अफीम की खेती को हर हाल में समाप्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन और आम जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की भी हिदायत दी। उन्होंने लापता बच्चों और महिलाओं के मामले में प्राथमिकता के साथ कार्रवाई के निर्देश दिए। श्री सोरेन ने भू माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश कांग्रेस में विवाद गहराता जा रहा है। वित्त मंत्री और पार्टी के नेता राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक के बाद एक पत्र के जरिए वे प्रदेश नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। श्री किशोर ने प्रदेश प्रभारी के राजू को कल लिखे पत्र में 8 बिंदुओं की चर्चा की है। उन्होंने इशारों में कहा कि एक को साधिए, झारखंड कांग्रेस में सब कुछ सध जाएगा। श्री किशोर ने पत्र में यह भी लिखा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की संख्या 314 की जगह पर 628 भी कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। पार्टी राज्य स्तर के स्थानीय मुद्दों के प्रति मौन रहे तो संख्या बल बढ़ाने से कोई असर नहीं।
इधर प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस पार्टी में मचे घमासान पर कहा कि जिस पार्टी के अंदर खींचतान और गुटबाजी चरम पर हो, उससे जनता की भलाई की उम्मीद करना बेईमानी है। कांग्रेस का असली चेहरा उजागर हो चुका है। पार्टी अंदर से बिखरी है और बाहर से सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है। यही इस गठबंधन का असल मॉडल भी है। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा का स्मार्ट पुलिसिंग पर फोकस है। इस सिलसिले में राज्य भर के थानों और ओपी प्रभारियों के लिए रांची में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। यह प्रशिक्षण 9 अलग अलग सत्रों में चल रहा है, जो 29 मई तक चलेगा। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को पुलिस पब्लिक संबंध, मीडिया ब्रीफिंग के मानक संचालन जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर टिप्स दिए जा रहे हैं। पुलिस महानिदेशक ने पुलिस प्रशासन के बेहतर कार्यशैली पर बल दिया है। जामताड़ा के धर्मपुर इलाके में फायरिंग मामले के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक विकास आनंद लागूरी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी के पास हथियार, कारतूस और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। धर्मपुर गांव का रहने वाला जमरुद्दीन अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के वक्त जो है इनके पास से एक बाइक और एक देसी हथियार एक गोली के साथ जो है बरामदगी हुई है। विगत ज्ञातव्य हो कि पिछले फरवरी में 22 फरवरी की घटना घटी थी, जिसमें कि एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें से ऑलरेडी 4 अभियुक्त जो है जेल जा चुके हैं और उस घटना में करीब 3 हथियार बरामद हो चुके हैं, बाइक बरामद हो चुकी है। लेकिन एक साजिशकर्ता जो है जमरुद्दीन अंसारी, जो धर्मपुर का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी जो है आज अर्ली मॉर्निंग में सुनिश्चित हुई है। रांची के हरमू मैदान में MSME मंत्रालय के सहयोग से 10 दिवसीय ग्रैंड ट्रेड फेयर चल रहा है। इस ट्रेड फेयर में देश विदेश से आए व्यापारियों ने विभिन्न स्टॉल लगाए हैं। रांची के हरमू मैदान में लगे 10 दिवसीय ग्रैंड ट्रेड फेयर में देश विदेश के व्यापारियों ने सैकड़ों स्टॉल्स लगाए हैं। इनमें फैशन, लाइफस्टाइल, होम डेकोर, खाद्यान्न पदार्थ और बर्तन समेत कई सामान उपलब्ध हैं। बांस से बने बर्तन बेच रहे लखनऊ के व्यवसायी अनुराग ने बताया कि इनके उपयोग से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये इको फ्रेंडली भी हैं। फूड ग्रेड होता है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मेलामाइन प्लास्टिक से अच्छा है। बैम्बू एंड कॉर्न स्टार, राइस, कॉफ़ी का छिलका सारा कुछ मिला हुआ है। हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये बैम्बू का बना हुआ है। ये डेली यूज़ करने के लिए होता है। जैसे बर्तन यूज़ करते हो वैसे यूज़ कर सकते हो आप। मेले में पारंपरिक, आधुनिक और बॉलीवुड स्टाइल के परिधानों के कलेक्शंस उपलब्ध हैं। अहमदाबाद से पहुंची ज्योति कुमारी ने बताया कि उनके पास गुजराती डिज़ाइनर साड़ियां उपलब्ध हैं। वहीं मुंबई की व्यवसायी सोनिया ने बताया कि वे इटालियन सिल्क के डिज़ाइनर ड्रेसेस लेकर पहुंची हैं। वहीं मेले में राजेश उपाध्याय बॉलीवुड स्टाइल के परिधान किफ़ायती दर पर लेकर आए हैं, जो लोगों को काफ़ी लुभा रहे हैं। साड़ी है, गजी सिल्क की साड़ी है, मोडाल की साड़ी है, अजरक की साड़ी है, फिर आपका राजवाड़ी सिल्क साड़ी आ जाएगी, फिर उसके बाद शिफॉन की आ जाएंगी, कटदाना वर्क की साड़ी जयपुरी, उसके बाद शिफॉन, जॉर्जेट, बंदेज, घाट चोला, सब तरह की मेरे पास साड़ी की बहुत सी वैरायटी है। कम से कम मेरे पास साड़ी की 25 से 30 वैरायटी है और रेट मेरे पास 1000 रुपये से लेकर 10,000 तक के। अब समर ड्रेसेस रहेगा, हैंड वॉश रहेगा, मशीन वॉश रहता है, पूरा रिंकल फ्री रहता है। इसी में आपको अलग अलग पैटर्न्स मिल जाएगा। जैसे मेरे पास मिल जाएगा इस तरीके के ड्रेसेस, बहुत प्यारे हैं ना। ये गर्मी होगी, इसमें कुछ भी नहीं होता है। ये सब आपको समर्स के लिए बेस्ट चीज़ प्रोडक्ट मिल रही है। और ये सब हमारी मैन्युफैक्चरिंग है मुंबई में हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है इटालियन सिल्क पे पूरा। सूट का डिजाइनर कलेक्शन सूट लेके आए हैं। इसमें आपको ऑर्गेंजा, मसलिन, मुडाल सिल्क, चंदेरी सब फैब्रिक मिलेगा। अलग अलग डिजाइन, अल्टीमेट डिजाइन मिलेगा। पूरा अलग अलग पूरे दुकान में सजाए हुए कलेक्शन। आप लोग आइए, सब लोगों का स्वागत है और अच्छा से शॉपिंग करिए सब। लाइफ स्टाइल से जुड़े स्टॉल्स मेले की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। इनमें दुबई का एक्सक्लूसिव परफ्यूम कलेक्शंस लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। दुबई से आए व्यापारी मोहम्मद फैज ने बताया कि उनके पास किफ़ायती दर पर बेहतरीन परफ्यूम्स उपलब्ध हैं, जिसे वो ग्राहक के सामने बनाकर बेचते हैं। नेचुरल होता है,
इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, अल्कोहल फ्री होता है, विदाउट केमिकल बनता है। बाकी हमारा खुद का ब्रांड है, ये मदनी कंपनी का। बाकी अगर किसी ब्रांड का बनवाना चाहोगे आपके सामने भी बना देंगे कस्टमाइज़ करके, और ये आपको बने बनाए परफ्यूम मिल जाएंगे सारे। हमारे और यहाँ के प्राइसों में बहुत फ़र्क होता है। हम 200 का बेचते हैं, यही चीज़ यहाँ पर 400 रुपीज़ की मिलती है। इस मेले के माध्यम से जहां एक और देश विदेश के व्यापारियों को एक बड़ा बाजार उपलब्ध हुआ है, वहीं रांची वासियों को एक जगह पर लाइफस्टाइल, फैशन और किचन के सामान मिल रहे हैं। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। गोड्डा की पथरगामा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक परिवार रांची से गुवाहाटी जा रहा था। गोड्डा में अमरडीहा ओवरब्रिज के पास उनका वाहन अनियंत्रित डिवाइडर से जा टकराया, जिससे ये हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। कोडरमा में जनगणना 2027 के तहत विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने विशेष पोर्टल पर स्वगणना कर पहल की। उन्होंने जिलेवासियों से अधिक संख्या में पोर्टल का उपयोग कर भागीदारी निभाने की अपील की। प्रक्रिया को सरल, सुगम और समय बचाने वाला बताया गया। हजारीबाग में उपायुक्त हेमंत सती ने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण कर पार्किंग, दवा काउंटर, कोल्ड चेन और सुविधाओं की समीक्षा की। मरीजों की सुविधा बढ़ाने, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। विक्रमशिला सेतु पर यातायात बाधित होने के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए सरायगढ़ देवघर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। 7 मई से 31 मई तक यह ट्रेन सुपौल, सहरसा, भागलपुर समेत कई स्टेशनों से होकर चलेगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। धनबाद में उत्तर तीसरा, दक्षिण तीसरा विस्तारीकरण परियोजना को लेकर बैठक हुई। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए रैयतों को 22 मई 2026 तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लोहरदगा में 90 दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। पीडीजी के एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह वैन गांव-गांव जाकर लोगों को कानूनी अधिकार, महिला बाल सुरक्षा, साइबर अपराध और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करेगी। हजारीबाग में उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित हुआ, जहां भूमि विवाद, प्रमाण पत्र, पेंशन व अन्य समस्याएं सुनी गई। कई मामलों का मौके पर समाधान हुआ, जबकि अन्य को विभागों को भेजकर शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए गए। देवघर में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने पेयजल योजनाओं की समीक्षा कर जमीनी स्तर पर कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पेयजल समस्याओं का 24 घंटे में समाधान, बंद चापाकलों की मरम्मत और जल जीवन मिशन की प्रगति तेज करने पर जोर दिया गया। गिरिडीह की बनियाडीह कोलियरी के सीपी साइडिंग में हमला कर कोयला लूटने की कल कोशिश की गई। इस दौरान सुरक्षा गार्डों और चोरों के बीच संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना में कुछ सुरक्षा गार्ड भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इससे पहले संघर्ष की सूचना मिलने पर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव भी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर करीब 100 की संख्या में पहुंचे कोयला चोर भाग गए। ऐसा नहीं कि एक मजदूर का मौत का जिम्मेवारी राम सागर इंचार्ज है, वो ऐसा दबिश दिया हुआ था। आज उसका मौत का बालदेव है, आज ऐसे लोग से बालदेव है, घर का माँ का उजड़ गया है। राज्य के कई क्षेत्रों में इन दिनों मंडा पूजा का आयोजन हो रहा है। यह पूजा 150 वर्ष पुरानी परंपरा है, जो रांची के अलावा कई जिलों में आयोजित होती है। इस दौरान श्रद्धालु कठिन तपस्या कर अच्छी फसल और समय पर बारिश की कामना करते हैं। वैशाख के महीने में झारखंड के गांवों और शहरों में मंडा पूजा की शुरुआत होती है।
रांची, धनबाद, हजारीबाग, गुमला, खूंटी और गिरिडीह जैसे जिलों में 150 वर्षों से भी अधिक पुरानी इस परंपरा में श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते हुए अच्छी फसल, समय पर बारिश और लोक कल्याण की कामना करते हैं। मंडा पूजा की सबसे बड़ी पहचान है कठिन तपस्या। 7 से 9 दिनों तक निर्जला उपवास रखने वाले श्रद्धालु भोक्ता कहलाते हैं। सफेद धोती में लिपटे ये भक्त सांसारिक सुखों को त्याग कर पूरी तरह शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस पर्व में नारी शक्ति की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब भोक्ता कठिन अनुष्ठानों से गुजरते हैं, तब सोख्ताइन सिर पर कलश लेकर नंगे पैर खूंटा के पास खड़ी रहती हैं। उनकी मौन प्रार्थना और उपवास इस आस्था को और भी मजबूत बनाता है। वहीं पाटोनी यानी मुख्य पुजारी परंपरा के अनुसार अनुष्ठान की अगुवाई करते हैं। रात होते ही मंडा पूजा का रंग और भी गहरा हो जाता है। छऊ नृत्य और पारंपरिक लोकगीतों के जरिए पौराणिक कथाएं जीवंत हो उठती हैं। मंडा पूजा सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि झारखंड की उस जीवंत संस्कृति का उत्सव है जहां आस्था इतनी गहरी है कि कठिन तपस्या भी आनंद में बदल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्य में 11 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने इस अवधि के दौरान कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई इलाकों में हो रहे बारिश के कारण से राज्यवासियों को फिलहाल गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 10 मई तक राज्य के कई इलाकों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के बीच में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान ने येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अभी के तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन 10 मई के बाद धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और अधिकतम तापमान में बढ़त बनता जाएगा। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। आईसीसी की मेंस T20 टीम की ताज़ा रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत नंबर 1 पायदान पर है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 70 लड़कों की प्रतियोगिता में यश यादव ने तुर्कमेनिस्तान के सुलेमान अहमदोव पर 5-0 से शानदार जीत दर्ज की। भारतीय पुरुष और महिला अंडर 18 हॉकी टीम 15 से 20 मई तक भोपाल में ऑस्ट्रेलिया के अंडर 18 टीमों के साथ 4 मैचों की सीरीज खेलेंगी। AFC अंडर 17 महिला फुटबॉल एशिया कप में भारत की महिला फुटबॉल टीम को जापान से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा X हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का हुआ भव्य स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य रहे मौजूद। पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी। मुख्यमंत्री ने राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। संगठित अपराधों पर रोक लगाने के निर्देश, समन्वय के साथ काम करने की नसीहत। थाना और ओपी प्रभारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत। डीजीपी ने स्मार्ट पुलिसिंग के लिए दिया बेहतर व्यवस्था का मंत्र। और गिरिडीह में बनियाडी साइडिंग में कोयला लूटने की कोशिश, सुरक्षा गार्ड और चोरों के बीच संघर्ष में एक की मौत, कुछ गार्ड हुए जख्मी, अस्पताल में इलाजरत।